Hello everyone. Today I am going to start the lecture 13 on the topic of Lord Cornwallis Judicial Plan of 1790. इससे पहले हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था जुडिशल प्लान ऑफ 1787 और वो भी जुडिशल प्लान इस्टेब्लिश किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको लास्ट में यहाँ पर कॉर्नर पर मैं आपको आई बटन को क्लिक पर जा करके आप हमारे सभी वीडियोस देख सकते हैं और सीरीज वाइज हमने ये लेक्चर्स बनाए हुए हैं, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बैकग्राउंड को देखेंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस फोकस्ड हिज अटेंशन ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस इन हिज जुडिशियल प्लान ऑफ 1790। देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो अपना ये जुडिशियल प्लान लाया था 1790 में, इसने सबसे ज़्यादा फोकस किस पर किया था? जो क्रिमिनल जस्टिस का एडमिनिस्ट्रेशन था। ठीक है, इस पर इसने सबसे ज़्यादा फोकस किया था इसमें। और नेक्स्ट पॉइंट है, अर्लियर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस वाज कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द मुस्लिम लॉ ऑफ क्राइम विच वाज फुल ऑफ सेवरल सीरियस डिफेक्ट। जो ये जुडिशियल प्लान है 1790, इसके आने से पहले जो क्रिमिनल जस्टिस है, इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था क्रिमिनल जस्टिस का, वो उसमें वो किसके अकॉर्डिंग चलता था? वो चलता था मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग। मुस्लिम लॉ होते हैं ना, ठीक है, मुस्लिमों के लिए। तो उसके अंदर कुछ ज़्यादा ही डिफेक्ट्स आ रहे थे, कुछ ज़्यादा सेवरल सीरियस डिफेक्ट्स थे उसमें। इस वजह से इन्होंने सोचा कि इसके अंदर कुछ रिफॉर्म्स किए जाए, कुछ जुडिशल प्लान लाया जाए। ठीक है, इस वजह से जुडिशल प्लान ऑफ 1719 को लाया गया था। ओके, the judges of the criminal cases were paid less because of which they were working dishonestly, which resulted in the efficiency of criminal judicial system। ठीक है, जो जजेस से क्रिमिनल केसेस के जो हैंडल करते थे जजेस, वो जो उनको सैलरी दी जाती थी वो मतलब कि काफ़ी कम थी। ठीक है, इस वजह से वो डिसऑनेस्टली वर्किंग करते थे, अपनी मतलब कि ईमानदारी से अपना काम नहीं करते थे, और इसी वजह से इसमें कुछ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंसी थी। ठीक है, इसे रिजल्ट आया था निकल कर। इस वजह से जुडिशल प्लान लेकर आया गया था 1790 में बाय द लॉर्ड कॉर्नवालिस। और मैं आपको एक बात और बता दूँ, जितनी भी अभी तक हमने अपनी वीडियो बनाई है, इन सभी में जो यहाँ पर हर वर्ड्स के नीचे ये लाइन आ रही है ना, इसको आप इग्नोर कर देना, क्योंकि ये मैं हर बार इसको हटाना भूल जाता हूँ। ठीक है, इसको आप इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत देना, ये कुछ नहीं है यहाँ पर, ये बस वर्डिंग के ऊपर यहाँ पर नीचे लाइन आ जाती है। ठीक है, तो इनको आप इग्नोर कर देना, इन सभी लाइनों को जो आप वर्ड्स के नीचे देखते हैं। ओके, तो चलिए हम कहाँ पढ़ते हैं। द लॉ ऑफ एविडेंस अंडर मुस्लिम क्रिमिनल लॉ वॉज ऑलमोस्ट अनसेटिस्फैक्ट्री एंड इरेशनल। जो मुस्लिम क्रिमिनल लॉ था उसके अंदर जो लॉ ऑफ एविडेंस था वो काफ़ी ज़्यादा अनसेटिस्फैक्ट्री था और इरेशनल था। ठीक है, इस वजह से वो मतलब कि सेटिस्फैक्ट्री मतलब कि वहाँ उसमें अच्छे से वर्क नहीं हो रहा था लॉ ऑफ एविडेंस अंडर मुस्लिम क्रिमिनल लॉ। ठीक है, तो इसके अंदर भी कुछ जुडिशल प्लान लाने की ज़रूरत थी, जिससे कि अच्छे सेटिस्फैक्ट्री और रैशनली वर्क कर सके। ठीक है, ही इंट्रोड्यूस्ड रिफॉर्म्स इन द मुस्लिम क्रिमिनल लॉ एंड ऑर्गेनाइज ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। इसी वजह से इंट्रोड्यूस किया गया था कि मुस्लिम क्रिमिनल लॉ में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, इस रिफॉर्म को लाया गया था जुडिशल प्लान को। तो यह हमारा हो गया बैकग्राउंड। अब हम देखते हैं इसके प्रोविजंस को। इनके प्रोविजंस को हम देखेंगे, इससे आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसमें पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे। प्रोविजंस, फर्स्ट पॉइंट बता रहा है हमारा, रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड इन मुस्लिम लॉ ऑफ क्राइम्स। मतलब कि जो मुस्लिम लॉ था और जो उसके अंदर इंट्रोड्यूस लाया गया था, उसके अंदर चेंजेस लाई गई थी, ये पहला प्रोविज़न यही बताता है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें। लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस्ड सर्टेन मॉडिफिकेशन इन द मुस्लिम क्रिमिनल लॉ। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो मुस्लिम क्रिमिनल लॉ था उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन की, कुछ चेंजेस किए, कुछ रिफॉर्म्स लाए गए थे। ठीक है, उनको इंट्रोड्यूस किया गया था अंडर दी जुडिशल प्लान ऑफ 1790। ठीक है, विच हैड अ फार रीचिंग इफेक्ट ऑन क्रिमिनल जस्टिस, जिससे कि इसमें काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आए थे और ये काफ़ी अच्छे से वर्क करने लगी थी क्रिमिनल जस्टिस इसके आने के बाद, इंट्रोड्यूस जुडिशल प्लान ऑफ 1790 के। ठीक है,
In case of murder, the intention of the accused rather than the manner or instrument used committing an offense was to be taken of by जज। ठीक है, इस पॉइंट में ये बताया गया है कि जो मर्डर किए जाते थे इंटेंशनली, उसके अंदर जो अभियुक्त होता था ना, उसको इंस्ट्रूमेंट बेसिस पर जो उनके एविडेंस होते थे इंस्ट्रूमेंट बेसिस पर, उनके ऊपर सज़ा नहीं दी जाती थी, उनको दी जाती थी उनके माइंड के ऊपर। मतलब कि उसने उसने मतलब कि उसकी कैपेसिटी कितनी थी, मेंटल कैपेसिटी। ठीक है, उसने अपनी मेंटल कैपेसिटी, उसके ज़्यादा इंटेंशन थी, उनके उसके इंटेंशन को देखी जाती थी, उसके इंस्ट्रूमेंट को नहीं देखा जाता था, उसने किस हथियार से उसको मारा है। ठीक है, इसके अंदर इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, उसके ऊपर किया जाता था कि दिस शोन दैन मेंस रिया वॉज द गाइडिंग फैक्टर इन डिसाइडिंग पनिशमेंट्स। ठीक है, मेंस रिया जो अभी मैंने अभी बताया, उसकी मेंटल कैपेसिटी को देखकर उसे सजा दी जाती थी। ठीक है, और इसका एक और पॉइंट है, द लॉ ऑफ एविडेंस वॉज फर्दर मॉडिफाइड इन 1792। 1792 में लॉ ऑफ एविडेंस था जो, इसके अंदर कुछ मॉडिफाइड किए गए थे। ठीक है, इसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए थे। द डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजंस लाइक रिलीजन एंड सेक्स वर अबोलिश्ड एंड नाउ ऑल द विटनेसेस वर टू बी ट्रीटेड इक्वली वेदर मेल और फीमेल, हिंदूज और मुस्लिम्स। इसके अंदर 1792 में इसलिए चेंजेस किए गए थे क्योंकि जो प्रोविजंस थे इसमें लाइक रिलीजन एंड सेक्स, उसके अंदर जो एबोलिश किए गए थे, उनके जो उनको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था, और विटनेसेस को भी ट्रीट नहीं किया जाता था मेल और फीमेल के बेस पर, और हिंदू और मुस्लिम्स के बेस पर उनको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था। ठीक है, इस वजह से ये कुछ चेंजेस किए गए थे 1792 में लॉ ऑफ एविडेंस के अंडर। ओके, तो अब हम आते हैं सेकंड प्रोविजन पर। सेकंड प्रोविजन हमारा काफ़ी लॉन्ग में है। ठीक है, इसको हम अच्छे से देखेंगे। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट्स, मतलब कि जो क्रिमिनल कोर्ट थी उसको रीऑर्गेनाइज किया गया था, और उसके अंदर 3 कोर्ट इस्टेब्लिश की गई थी। उसको हम देखेंगे आगे अच्छे से डीपली जा करके। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द वर्किंग ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, इसमें जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं उनके अंदर इम्प्रूवमेंट लाई गई थी। ठीक है, द एग्जिस्टिंग मुफस्सिल फौजदारी अदालत वर एबोलिश्ड एंड 3 डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ कोर्ट्स वर इस्टेब्लिश्ड। जो मुफस्सिल फौजदारी अदालत थी, ये हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। मुफस्सिल फौजदारी अदालत कौन से केसेस हैंडल करती थी? ये हैंडल करती थी क्रिमिनल केसेस। ठीक है, एक और थी हमारी कोर्ट, कौन सी थी? मुफस्सिल दीवानी अदालत, वो हैंडल करती थी कौन से केसेस? सिविल केसेस। ये करती है क्रिमिनल केसेस। तो इसको एबोलिश कर दिया गया था इस जुडिशल प्लान ऑफ 1790 के अंडर। ठीक है, और इसकी जगह पर 3 कोर्ट इस्टेब्लिश की गई थी। वो 3 कोर्ट थी कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ सर्किट, सदर निजामत अदालत। अब हम इन 3 को डीपली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर ऑफ एवरी डिस्ट्रिक्ट वॉज टू एक्ट एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जो कलेक्टर था, कलेक्टर को जैसे जैसे कि अभी हमने देखा है, जो ऊपर भी हमने, एक मिनट रुकिए, जैसा कि हमने अभी बैकग्राउंड में देखा था, क्या क्रिमिनल कोर्ट्स, उसको उसके अंदर चेंजेस किए गए थे। ठीक है, तो उसको चेंजेस की जगह पर उसमें कुछ कोर्ट्स भी इस्टेब्लिश की गई थी, और एबोलिश कर दिया गया था किसको? मुफस्सिल फौजदारी अदालत को एबोलिश करके 3 कोर्ट इस्टेब्लिश की गई थी। और इसके अंदर कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में आता है हमारा फर्स्ट, कलेक्टर ऑफ एवरी डिस्ट्रिक्ट वाज टू एक्ट एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इसके अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट थे, हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता था। ठीक है, और वो कौन होता था? कलेक्टर होता था। ठीक है, ही कुड ट्राई दोज पैटी केसेज इन विच द इम्प्रिजनमेंट वॉज नॉट एक्सीडिंग 15 डेज। जो इसके पास पावर कौन सी थी केसेस हैंडल करने की? इसके पास थी पावर पैटी केसेस, जो छोटे केसेस होते थे। ठीक है, उनको हैंडल करती थी। और जो इसकी जो इम्प्रिजनमेंट दे सकता था वो मतलब कि कितनी दे सकता था? ये सिर्फ 15 दिन तक ये पनिशमेंट दे सकता था इम्प्रिजनमेंट के लिए। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता था, इससे एक्सीड नहीं कर सकता था। ठीक है, ही वॉज ऑल्सो एम्पावर्ड टू कंडक्ट इनिशियल इंक्वायरी इन केस ऑफ मर्डर, थेफ्ट एंड अदर ऑफेंसेस। और इसके पास पावर थी कि वह इनिशियल इंक्वायरी कंडक्ट कर सके। ठीक है, बिगिनिंग में जो इंक्वायरी होती है उनको कंडक्ट कर सकती थी इन द केस ऑफ मर्डर, थेफ्ट एंड अदर ऑफेंसेस में। ओके, दिस कोर्ट हैड jurisdiction ओवर इंडियंस एंड यूरोपियंस अदर दैन द ब्रिटिश सब्जेक्ट्स। देखिए,
यह कोर्ट इसके पास जुरिस्डिक्शन थी कि वह इंडियन और यूरोपियंस के अगेंस्ट मतलब कि कोई भी कि जो ये अभी हमने ऊपर डिस्कस किया है ये केस दे सकती थी, ठीक है, अदर देन दी ब्रिटिश सब्जेक्ट्स। लेकिन ये ब्रिटिश सब्जेक्ट्स के मतलब कि जो ब्रिटिशर्स थे उनके केसेस को ना उनके पास जुरिस्डिक्शन थी कि वह उनके केसेस को हैंडल कर सके, ठीक है। कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये हमारा कंप्लीट हो गया है, ओके। तब अब हम आते हैं कोर्ट ऑफ सर्किट। कोर्ट ऑफ सर्किट में देखते हैं अब हम अच्छे से डीपली। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस दी एंटायर टेरिटरी ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा वॉज डिवाइडेड इंटू 4 डिविजन्स, कलकत्ता, पटना, डक्का एंड मुर्शिदाबाद। जो हमारी कोर्ट ऑफ सर्किट थी ये काफ़ी जो डिवीज़न डिवाइड किए गए थे, किन में से, जो बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा जो हमारी प्रोविंसेस थी इनके अंदर इनको मतलब कि 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था। कौन कौन से पार्ट में? कलकत्ता, पटना, डक्का एंड मुर्शिदाबाद, इन 4 डिवीज़न में इनको डिवाइड कर दिया गया था। और हर एक डिवीज़न में एक कोर्ट ऑफ सर्किट कोर्ट इस्टेब्लिश की गई थी, ठीक है। The court of circuit was established in each division. It consisted of 2 English judges. और हर एक कोर्ट ऑफ सर्किट में 2 जजेस इंग्लिश जजेस होते थे, ठीक है। कोई भी हिंदू मतलब कि जो इंडियंस होते थे वो कोई भी जज नहीं होते थे, इसमें सिर्फ 2 इंग्लिश जजेस होते थे। दे वर असिस्टेड बाय मुस्लिम लॉ ऑफिसर, काजी एंड मुफ्तीज। दे वर अपॉइंटेड टू एक्सपाउंड द लॉज। और जो इनकी हेल्प करते थे, जो 2 इंग्लिश जजेस थे, इनकी हेल्प कौन करते थे? जो मुस्लिम लॉ ऑफिसर्स होते थे, जो कि काजी एंड मुफ्तीज होते थे, ठीक है। ये 2 ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते थे जो इनकी हेल्प करते थे। दे वर अपॉइंटेड टू एक्सपाउंड द लॉज, जो लॉज के बारे में बताते थे, जो ये एक्सपर्ट थे मुस्लिम लॉ में, ओके। ये नेटिव्स लॉ के बारे में बताते खासकर। द ऑफेंसेस ऑफ सीरियस नेचर वर टू बी ट्राइड बाय कोर्ट ऑफ सर्किट। और ये जो कोर्ट ऑफ सर्किट है ये सीरियस नेचर के ऑफेंस को भी ट्रायल मतलब कि अपने पास ही कर सकती थी, ठीक है, बाय द कोर्ट ऑफ सर्किट। बट द कैपिटल केसेस, इट इज अ केस फॉर मर्डर इन विच अ जूरी इज आस्क्ड टू डिसाइड वेदर डिफेंडेंट शुड बी पुट टू डेथ इफ फाउंड गिल्टी। देखिए, कैपिटल केस वो होते हैं जो कि जैसे कोई मर्डर कर देता है तो मर्डर करने पर उसको इम्प्रिजनमेंट होती है या फिर डेथ भी हो सकती थी, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती थी, ठीक है। तो कैपिटल ऑफेंसेस ये होते हैं। दोज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ वर टू बी सेंट बाय कोर्ट ऑफ सर्किट टू सदर निजामत अदालत फॉर फाइनल डिसीजन। देखिए, जो कैपिटल ऑफेंसेस होते थे और जो उनको कैपिटल पनिशमेंट दी जाती थी तो वह इसको भेज देते थे किसके पास? डिसाइड करने के लिए, उनको सज़ा देने के लिए और फाइनल डिसीजन देने के लिए ये वो भेज देती थी सदर निजामत अदालत के पास। वही इसको डिसाइड कर सकती थी फिर, ठीक है। इसको कोई पावर नहीं थी कि कोर्ट ऑफ सर्किट कोई कैपिटल ऑफ पनिशमेंट दे सके, और किसको दे सके? डिफेंडेंट को, ओके। तो ये हमारा हो गया कोर्ट ऑफ सर्किट। तो अब हम आते हैं सदर निजामत अदालत। जैसे कि अभी हमने देखा है ऊपर, ये सदर निजामत अदालत है, इसके पास कैपिटल केसेस को ये हैंडल करती थी। जो कैपिटल ऑफेंस पनिशमेंट दी जाती थी वो भी इसी के द्वारा दी जाती थी। सदर निजामत अदालत। द नवाब वॉज डाइवेस्टेड ऑफ ऑल द पावर्स ऑफ क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन। देखिए, सदर निजामत आने से पहले जब इसको इस्टेब्लिश किया गया था, इससे पहले यहाँ पर जो नवाब थे उनके पास पावर थी, लेकिन सदर निजामत अदालत के इस्टेब्लिश होते ही जो नवाब थे उनकी पावर को छीन लिया गया था। और इसके जो जो जिनके पास क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन की पावर थी नवाब के पास, इनसे इनकी पावर छीन ली गई थी, ठीक है। द सीट ऑफ सदर निजामत अदालत वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू कलकत्ता। सदर निजामत अदालत जो मुर्शिदाबाद में थी अब वो कलकत्ता में चली गई थी, ठीक है। इनको ट्रांसफ़र कर दिया गया था कलकत्ता में। इट वॉज टू कंसिस्ट ऑफ गवर्नर जनरल एंड मेंबर्स ऑफ काउंसिल। इसमें कौन कौन से मेंबर होते थे सदर निजामत अदालत में? गवर्नर जनरल एंड मेंबर्स ऑफ काउंसिल, जो उसकी काउंसिल होते थे सभी, ठीक है, इसमें मेंबर्स होते थे। सदर निजामत अदालत वॉज टू सिट एटलीस्ट वंस इन अ वीक। जो सदर निजामत अदालत थी वह हफ्ते में सिर्फ एक ही बार बैठती थी, ठीक है, मतलब कम से कम उसको एक बार हफ्ते में बैठना होता था, ओके। अब हम आते हैं इसके अप्रेजल में, मतलब कि इसमें क्या जजमेंट रही होगी, मतलब कि जो इनके इसके मेरिट्स या डीमेरिट्स क्या रहे हैं, ठीक है।
इसको हम देखेंगे। द जुडिशियल प्लान ऑफ 1790 इंट्रोड्यूस्ड सर्टेन चेंजेस इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। देखिए, जो जुडिशियल प्लान 1790 हम कर रहे हैं, इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था, मतलब कि चेंजेस करने के लिए किसके अंदर, क्रिमिनल एंड जस्टिस इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में। ठीक है, इसके अंदर चेंजेस किए थे क्रिमिनल जस्टिस के एंड एडमिनिस्ट्रेशन में। ओके, द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज हैंडल्ड बाय इंग्लिश सर्वेंट ऑफ कंपनी। जैसे कि अभी हमने अभी तीनों कोर्ट देखी है, ठीक है, डीपली में हमने उनको डिस्कस किया है, लेकिन उसमें कहीं पर भी हिंदी, मतलब कि जो इंडियंस होते थे, इंडियंस सर्वेंट्स उसमें नहीं होते थे, वो सिर्फ हैंडल किए जाते थे सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश सर्वेंट्स के अकॉर्डिंग। जो कोर्ट्स होती थी, जो अभी हमने डिस्कस किया है तीनों कोर्ट, ठीक है, वो सिर्फ इंग्लिश सर्वेंट्स के अकॉर्डिंग ही हैंडल किए जाते थे। दिस लैड टू रिमार्केबल डिक्रीज इन नंबर ऑफ केसेज, जिससे कि क्योंकि इंग्लिश सर्वेंट्स काफ़ी ज़्यादा मतलब कि वर्क करते थे और वे अच्छे से डिसीजन दे सकते थे, और जिससे कि हमारे जो क्राइम्स थे उनमें काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई थी। ठीक है, मतलब कम हो गए थे। ओके, तो ये हमारे अप्रेजल थे, जो इसमें बताया गया है कि इसमें क्या हुआ, मतलब कि जो क्या हुआ था जुडिशियल प्लान ऑफ 1790 में। ठीक है, अप्रेजल में ये बताया गया है। और अब हम आते हैं इसके डिफेक्ट्स में, इसके क्या डिमेरिट्स रहे हैं, इसमें क्या डिफेक्ट्स है, क्या कमियां थी। कोर्ट ऑफ सर्किट वॉज ओवरबर्डन विद केसेस। जो अभी हमने अभी कोर्ट ऑफ सर्किट देखा था, एक बार और दिखा देता हूँ। कोर्ट ऑफ सर्किट देखिए, कोर्ट ऑफ सर्किट में जो इसके पास काफ़ी ज़्यादा पावर थी, और इस यह मतलब कि जो काफ़ी पैटी ऑफेंस होते थे वो भी यह डिस्कस कर सकती थी, और ये ट्रायल भी चला सकती थी, और ये कैपिटल केसेस को हैंडल कर सकती थी, लेकिन ये मतलब कि इनको पनिश नहीं कर सकती थी। तो इसके पास ये पावर थी कि ये ट्रायल कर सकती है। ठीक है, तो इसके पास ज़्यादा पावर हो गई कोर्ट ऑफ सर्किट के पास, तो इस वजह से इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन आ गया। ठीक है, बर्डन हो गया ना, ओवर बर्डन, इस वजह से इसके अंदर भी काफ़ी डिफिकल्टीज हो गई थी। जजेस ऑफ ऑल द अबव डिस्कस्ड कोर्ट्स वर ऑल इंग्लिश मैन। दिस लॉस्ट ऑफ ट्रस्ट ऑफ इंडियंस टुवर्ड्स दिस प्लान, जिससे कि हमने अभी यहाँ पर क्या देखा है अप्रेजल में, यहाँ पर बताया था कि जो इंग्लिश सर्वेंट्स थे उनको ही अपॉइंट किया जाता था। जो कंपनी के इंग्लिश सर्वेंट्स होते थे, जो कोर्ट्स में जजेस होते थे, उन्हीं को अपॉइंट किया जाता था, इंग्लिश सर्वेंट्स को, इंडियंस को नहीं अपॉइंट किया जाता था। तो इस वजह से जो जजेस थे जिस मतलब कि कोर्ट में अपॉइंट किए जाते थे, इस वजह से इंग्लिश जजों को मतलब कि जजेस को ही अपॉइंट किया जाता था। इस वजह से जो इंडियंस थे उनके मतलब कि जो उनका ट्रस्ट था उनके ऊपर से उठ गया था, क्योंकि वह अच्छे से डिसीजन नहीं उनके अकॉर्डिंग आते थे। इस वजह से यह प्लान डिफेक्ट में, मतलब कि इसका यह डिफेक्ट था। ठीक है, उसके अंदर मतलब इनके कहने का मतलब है कि उसमें इंडियंस भी अपॉइंट किए जाने चाहिए थे, ना कि इंग्लिश मैन ही अपॉइंट किए जाए। ठीक है, तो यह हमारे डिफेक्ट्स हो गए। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पर कंक्लूड होता है। और अगर आपको हमारे सभी वीडियोस चाहिए इंडियन लीगल हिस्ट्री की, तो आपको यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी सभी वीडियोस देख सकते हैं। ओके, तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो लॉर्ड कॉर्नवालिस जुडिशियल प्लान ऑफ 1793। ओके, तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।